Hello guys, welcome to Physio Vigyan. Okay, now I think you have a vague idea of what is posture and what is postural control. तो अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोस्चरल कंट्रोल क्या होते हैं. मतलब कि वो एलिमेंट्स या वो चीज़ें जो कि आपके पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं. आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने कुछ साइनर्जीज की बात करी थी, तो उसको अभी हम डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, देखो पोस्चरल कंट्रोल के एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि पोस्चर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एक तो तुम्हारा इनपुट और आउटपुट अगर ऑल्टर हो जाए. इनपुट और आउटपुट अगर ऑल्टर हो जाए, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि मान लो मैं सीधी खड़ी हूँ, ठीक है, या फिर मैं एक स्टेबल पोस्चर में हूँ, चाहे वो सिटिंग है, चाहे लाइंग है, चाहे स्टैंडिंग है. अब उसमें क्या हो कि मेरे ब्रेन की जो हार्ड वायरिंग है एक तरह से, ठीक है, जो भी मुझे सेंसेशन आ रही है प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू या और भी रिसेप्टर्स, जॉइंट रिसेप्टर्स के थ्रू, या तो उसमें कोई भी ऑल्टरेशन हो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, या तो जो मेरा ब्रेन मेरे जॉइंट को सेंसेस भेज रहा है, स्टिमुलेशन भेज रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ रही, इनपुट में या फिर आउटपुट में कोई भी ऑल्टरेशन हो रही है, या वो नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ है, तो फिर आपका जो पोस्चर है वो बिगड़ जाएगा. ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि हमारे सेरेबेलम में इंजरी हो गई, अटैक्सिया हो गया, तो क्या होता है, हमारा इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है, परसेप्शन सिस्टम है, वो सारा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी, मतलब कि मैं खड़ा होके भी वो मैं अपना पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, है ना. तो दैट इज अ ऑल्टर्ड इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. ओके, दैट इज वन थिंग. अब नेक्स्ट चीज क्या है, हमारी मसल सिनर्जीज. मतलब कि अगर मैं खड़ी हूँ या मैंने कोई भी पोस्चर अटेन किया, तो उसको मेंटेन करने में उस जॉइंट की या पूरे के पूरे बॉडी की जो आसपास की मसल्स हैं जिसको फिक्स करके रखना है, वो मसल्स जो हैं एक सिनर्जी में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी, है ना. अब वो कोऑर्डिनेटेड वे जो होती है वो भी अलग अलग तरह से होती है. ठीक है, जैसे कि एक तो होती है फिक्स सपोर्ट सिनर्जी, एक होती है चेंज इन सपोर्ट सिनर्जी, और एक होती है तुम्हारी हेड स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजीज. ठीक है, अब देखते हैं ये होती क्या है. फिक्स सपोर्ट सिनर्जी क्या होती है कि मतलब कि जो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट है, जहां मैं खड़ी हूँ, वो बेस ऑफ सपोर्ट फिक्स्ड है, वो मूव नहीं, वो चेंज नहीं होगा. मैं अगर इस पट्टे पे खड़ी हूँ इतने स्पेस में, तो वो उतना ही रहेगा. ठीक है, आई मे मूव अ लिटिल बिट, लेकिन मेरा जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये होती है तुम्हारी फिक्स सपोर्ट सिनर्जी. अब इसके पार्ट्स या इसके कंपोनेंट्स देखते हैं. उसमें क्या होता है, एक होता है तुम्हारा एंकल सिनर्जी और एक होता है तुम्हारा हिप सिनर्जी. ठीक है, नाउ इमेजिन अ पर्सन स्टैंडिंग. ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा ये पर्सन है, ठीक, ये खड़ा है, ये इसका हम मान लो कि ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है. ठीक, बीओएस, ये उसकी एंकल, ये हिप है. अब इसमें क्या होगा कि ये फिक्स्ड है, बेस ऑफ सपोर्ट फिक्स्ड रहेगा. एंकल सिनर्जी में क्या होता है, जब भी हम स्लो पर्टर्बेशंस देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो है चेंज आएंगे, अगर छोटा सा एम्पलीट्यूड पे हमने फोर्स दिया, अब उसमें क्या होगा, आपका जो चेंज है या जो मसल का एक्टिवेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, मतलब कि सबसे पहले आपकी यहाँ की मसल्स जो है एक्टिवेट होंगी, एंकल की, फिर धीरे धीरे आपकी काफ की मसल्स एक्टिवेट होंगी, फिर थाई की, और हिप तक और ऊपर तक ये ट्रेवल करेगा. ठीक है, जो आपका एक्टिवेशन है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ट्रेवल करेगा. स्लो एम्पलीट्यूड का अगर फोर्स होगा या पर्टर्बेशन होगा, तो आपको क्योंकि हिप को एकदम से मूव करने की झटका बहुत ज्यादा नहीं लगा, छोटा सा झटका है, आपकी एंकल मूव करेगी, यू मूव लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, और उतने में आपका काम हो जाएगा. ठीक, तो ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मूव करेगा, आपका एक्टिवेशन, मसल एक्टिवेशन. नेक्स्ट आ गया आपकी हिप्स एनर्जी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखो बेस ऑफ सपोर्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन झटका जो है वो ज्यादा है. मेरे को फिक्स्ड भी रखना है अपने फुट को और मेरे को बचाना भी है. तो क्या होगा कि अब जब जोर से झटका लगा है, तो पहले मेरा हिप की जो ट्रंक की मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स जो ये मेरी रहेंगी, पहले ये टाइटन अप होंगी. ठीक है, पहले ये एक्टिवेट होंगी, यहां से ट्रेवल करेगा मेरा जो इम्पल्स है, ये मसल्स टाइट होंगी, फिर हिप तक जाएंगी, फिर एंकल तक जाएंगी. ठीक है, तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ट्रेवल करेगा. जब फास्ट एम्पलीट्यूड पे पर्टर्बेशन लगेंगी तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ट्रेवल करेगा, और जब स्लो होगा तो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ट्रेवल करेगा. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी चेंज इन सपोर्ट एनर्जी. मतलब कि ये जो फिक्स्ड था, अब ये फिक्स्ड नहीं है. ठीक है,
अब ये चेंज होगा, मतलब कि मेरा जो ये पर्सन है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक। अब ये मूव कर सकता है, ही इज फ्री टू मूव। अब क्या करेगा, अब अगर मेरे को झटका लगता है तो मैं क्या करूंगी, आई एम फ्री टू मूव, मैं मूव कर सकती हूँ। क्या होगा, या तो मैं आगे पीछे या किसी भी साइड में स्टेप करूंगी, ये बंदा इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा बचाने के लिए। जैसे मान लो मेरे को धक्का लगा, मैं एकदम से आगे को जाऊंगी, है ना, और रुक जाऊंगी, मैं गिरूंगी नहीं, क्योंकि मेरा पोस्चरल कंट्रोल जो वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर किसी बूढ़े इंसान को या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके की ऑल्टर्ड इनपुट आउटपुट है, उस इंसान को अगर आप झटका दोगे तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, वो स्टेप करके बहुत सारे स्टेप्स लेके वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या, हमको झटका लगे हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में रुक जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, वापस से अपना पोस्चर रीगेन कर लेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा चेंज इन सपोर्ट। अब उसमें साथ ही साथ क्या चीजें आती हैं, एक तो स्टेपिंग मैंने बता दिया, दूसरी चीज है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग मतलब कि जैसे मेरे को झटका लगा, मैं किसी चीज को पकड़ूंगी एकदम से, है ना, एकदम से झटका आया, मैंने सामने कुछ भी था XYZ, मैंने कोई इंसान था, कोई बस की सीट थी, पोल था या दीवार थी, मैंने एकदम से उसको पकड़ लिया अपने आप को रोकने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो ये 2 रिस्पॉन्स आते हैं, स्टेपिंग और ग्रास्पिंग, चेंज इन सपोर्ट सिनर्जी में, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज है हमारी हेड स्टेबिलाईजेशन स्ट्रेटजी। मतलब कि मेरी बॉडी है, मेरा हेड है। अब देखो एक चीज बहुत जरूरी होती है कि कंट्यूजन या हेड इंजरी से बचाने के लिए हमारे हेड को स्टेबल रहना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारा हेड स्टेबल नहीं है, ये मसल स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी मूव करी लेकिन इनर्शिया होता है एक चीज, ठीक है, हेड वही रहने की कोशिश करेगा। अगर मसल स्ट्रांग नहीं है तो वो जर्क लगेगा बहुत ज्यादा। अब आपको पता है कि जर्क लगेगा तो कूप या काउंटर कूप इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो हेड स्टेबलाइजेशन सर्जरी में क्या होता है कि हमारा जो हेड है 2 तरह से होती है ये, स्पेस में, मतलब कि इंडिविजुअल, ट्रंक से इररिस्पेक्टिव, मतलब हमारा ट्रंक कहीं भी मूव कर सकता है लेकिन हमारा हेड जो है अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेगा स्पेस में, है ना, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जैसे कि मैं मूव कर रही हूँ, मेरा ट्रंक यहाँ मूव कर रहा है लेकिन मेरा हेड क्या है, एक्सटेंशन में जा रहा है अभी, क्योंकि मुझे ऐसे ही सामने देखना है, ठीक है। इस तरह से मूवमेंट होगा। इंडिविजुअल, ट्रंक अलग डायरेक्शन में जा सकता है, हेड अलग डायरेक्शन में स्टेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेड स्टेबलाइजेशन ऑन ट्रंक। अब इसमें क्या है कि अगर मैं नीचे मूव कर रही हूँ तो मेरा हेड भी सामने नीचे मेरे साथ जा रहा है ना, दैट इज हेड स्टेबलाइजेशन ऑन ट्रंक। मतलब कि इसमें जैसे ट्रंक और हेड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, कर रहे थे, इसमें दोनों ही साथ सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब अगर मेरी ट्रंक फ्लेक्स हो रही है तो मेरा हेड भी साथ में नीचे को जाएगा, फ्लेक्स होगा, ठीक है। ट्रंक एक्सटेंड हो रही है, पीछे जा रही है, तो मेरा हेड जो है साथ में पीछे को एक्सटेंड होगा, ठीक, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमल पोस्चर क्या होता है और हम पोस्चर को एनालाइज कैसे करते हैं, जो कि मेन चीज है। अब ऑप्टिमल पोस्चर क्या होता है, देखो आइडियल क्या चीज होती है, मतलब कि जो चीज एकदम प्रॉपर हो, आइडियल कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो चीज वही रह जाती है कि होना चाहिए, जो होना चाहिए वो अक्सर जिंदगी में होता नहीं है ना। तो वैसे ही जो हमारा आइडियल पोस्चर है जो कि होना चाहिए वो एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों, उसके पीछे के बहुत सारे रीजन रहते हैं कि देखो आइडियल पोस्चर क्या रहता है कि जिसमें कि हमारे बॉडी सेगमेंट्स वर्टिकली अलाइंड है प्रॉपरली, है ना। एलओजी जो है सारे जॉइंट एक्सिस से पास कर रही है ना। अब वो चीज तो हो नहीं पाएगी, एलओजी जो है वो सारे जॉइंट एक्सिस से पास नहीं कर सकती। और कोई इंसान एकदम पर्टिकुलरली वर्टिकल खड़ा है कि सारे के सारे वर्टिकल अलाइंड है जॉइंट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ एंगुलेशंस हमारी बॉडी में मिलते ही हैं हमेशा, ये हमने देखा है जिस तरह के वो है ना। तो आइडियल पोस्चर जो है वो अचीव करना इज इम्पॉसिबल, ठीक। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, वी कैन गो समवट क्लोज टू आइडियल, है ना, विच इज आर ऑप्टिमल। मतलब कि जितना ज्यादा आइडियल पोस्चर के करीब हम जा सकते हैं, जितना ज्यादा आइडियल पोस्चर हम अचीव कर सकते हैं मैक्सिमली, दैट इज योर ऑप्टिमल पोस्चर, ठीक। अब ऑप्टिमल पोस्चर के क्या क्या फीचर्स रहते हैं या क्या फैक्टर्स रहते हैं कि देखो जॉइंट एक्सिस जितने भी रहेंगे, एलओजी अब उसके थ्रू तो नहीं जा सकता, जैसे कि हमने बोला कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या रहेगा, एलओजी सारे जॉइंट एक्सिस से मैक्सिमली पास में रहेगा, जितना क्लोज हो सकता है मैक्सिमली पास रहेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल मूवमेंट्स या जो एक्सटर्नल मूवमेंट्स, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं आपके जॉइंट्स पे या आपकी बॉडी पे, वो बहुत कम रहेंगे, ठीक। पैसिव टेंशन जो है आपके कैप्सूल में, लिगामेंट्स में और मसल्स में बनी रहेगी, एक्टिव नहीं, पैसिव कांस्टेंट बनी रहेगी, जिससे कि वो रोक करके रखे, ठीक। अब इसमें एक चीज आ जाती है पोस्चरल स्वे। पोस्चरल स्वे क्या होता है कि जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूँ,
ठीक है, आप थोड़ी देर के 1 मिनट के लिए सीधा खड़े रह के देखिए, बिल्कुल करके देखो सब लोग खुद से कि 1 मिनट के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ। आप ये चीज नोटिस करोगे कि क्या होगा, आप हल्का हल्का इधर 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 ऐसे कॉन्स्टेंटली ना थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे हो। बहुत माइन्यूटली नोटिस करना कि आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा 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 बहुत बारीक सा इधर इधर हिल रहे हो। दैट इज योर पोस्चरल स्वे। क्या होता है कि जब हमारी सारी की सारी बॉडी की मसल्स और ये जितनी भी टेंशन डेवलप हो रही है हमारे कैप्सूल में, लिगामेंट में, मसल में, साथ ही साथ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस जब मैच करते हैं, अब वो जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस इवनली मैच्ड हो, है ना, ये नहीं होता है, लेकिन क्लोज रहते हैं। अब क्या रहता है, उसकी वजह से वो जो इम्बैलेंस होता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से हमारी बॉडी हल्का 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 स्वे करती है। ठीक, उसको मेंटेन करने के लिए, एक इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारी मसल्स की माइन्यूट एक्टिविटी इवन इन रिलैक्स पोजीशन चलती रहती है, जिससे कि पोस्चरल स्वे जो है डेवलप होता है, और इसको स्वे एनवेलप भी बोलते हैं। स्वे एनवेलप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एक जो कंप्लीट एनवेलप या रेंज है उससे ज्यादा बाहर नहीं जाते, उतना ही रहता है वो स्वे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब क्या है, अब इस पोस्चरल स्वे को कम करने के लिए हमारा ऑप्टिमल पोस्चर जरूरी है। मतलब कि जितना ज्यादा आप आइडियल पोस्चर की तरफ जाओगे, जितना ऑप्टिमल पोस्चर में रहोगे, सही पोस्चर में रहोगे, उतना ही पोस्चरल स्वे कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर क्या होगा, आप जितना ज्यादा गलत पोस्चर में या फॉल्टी पोस्चर में जाओगे, उतना ज्यादा पोस्चरल स्वे ज्यादा लगेगा और उतना ही ज्यादा आपकी मसल्स को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आपकी मसल्स जो है कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं, वो उसके बाद क्या होगा, फटीग में जाएंगी। जब आपका पोस्चर गलत होगा, मसल्स फटीग में जा रही हैं, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, मसल की वीकनिंग, किसी मसल की वीकनिंग, किसी मसल की टाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। इजी इनफ। अब वो डिफॉर्मिटीज करेक्ट करने के लिए फिर आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सिंपल सा है, अपना पोस्चर करेक्ट करो, है ना, ऑप्टिमल पोस्चर में रहो, पोस्चरल स्वे को डिक्रीज करो और डिफॉर्मिटीज से बचो। देखो क्या होता है कि मान लो ये देखो, ये मेरी ऑप्टिमल पोस्चर के हिसाब से एक वर्टिकली अलाइन होनी चाहिए थी मेरी बॉडी या मेरी लेग, ठीक है, दिस इज माय लेग, ये मेरा नी है। लेकिन होता क्या है, हल्का सा बेंड होता है ना, एंगुलेशंस प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आइडियल पोस्चर होता तो क्या होता कि इसके अराउंड में बिल्कुल भी फोर्सेस नहीं लग रहे होते, ठीक, टॉर्क, रोटेशनल फोर्सेस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब कि मसल्स को बिल्कुल भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमल एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है इस केस में, है ना। लेकिन जो आइडियल, या ये तो आइडियल था, अब जो ऑप्टिमल होता है उसमें क्या होता है कि स्मॉल एंगुलेशंस आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से रोटेशनल मूवमेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, कि आपकी जो जॉइंट्स हैं या जो बोन्स हैं वो रोटेट करेंगे बहुत थोड़ा थोड़ा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए। अब ये जो रोटेशन या स्वे प्रेजेंट होगा, इसकी वजह से आपकी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। जब मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो उस वजह से क्या होगा, देखो, जितना ज्यादा आपका पोस्चर गलत होगा उतना ज्यादा पोस्चरल स्वे होगा, है ना। मान लो कि देखो थोड़े बहुत तो एंगुलेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उतना तो हमको काउंटर करना ही करना है जो हमारा एनाटमी है। लेकिन अगर हम उस एनाटमी को और ज्यादा बिगाड़ दें, ऑप्टिमल पोस्चर से हम डिविएट कर दें, तो क्या होगा कि हमारा पोस्चर से और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, हमारी मसल्स को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कुछ मसल्स वीक होती जा रही हैं, कांस्टेंट फटीग में, है ना, कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। उसकी वजह से कुछ मसल्स वीक हो रही हैं, कुछ मसल्स टाइट हो रही हैं। अब इस इम्बैलेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसको कि हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं, है ना। अब उन डिफॉर्मिटीज की वजह से आपकी बॉडी में कंपेंसेटरी डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट हो रही हैं। मतलब कि पहले मेरे को नी में पोस्चरल डिफॉर्मिटी बनी, फिर उसको कंपेंसेट करने के लिए मेरे हिप में, मेरी एंकल में भी डिफॉर्मिटी होती चली गई, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने पोस्चर को करेक्ट करके रहो। सिर्फ पोस्चर को ही सही कर देने से हमारी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज जो है वो सही हो जाती है। अब बात आती है पोस्चरल एनालिसिस की, कि आप किसी भी पेशेंट के या सामने वाले व्यक्ति के पोस्चर को एनालाइज कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि उसको डिफॉर्मिटी है या डेविएशन है, पोस्चरल डेविएशन है, किस तरह से पता करोगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली चीज, कोई भी डेविएशन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सही क्या है, तभी तो हम गलत पता करेंगे ना। कि अगर हमें सही पता होगा तभी हम बताएंगे कि हाँ ये गलत है। तो हमें सही तो पता है ऑप्टिमल पोस्चर क्या होता है ना, कि एलओजी जो है वो क्लोजेस्ट पास करते, जो भी आपका एलओजी का रूट होता है
एक सिटिंग में या स्टैंडिंग में, वो आप सबको पता होगा कि कहाँ कहाँ से हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करती है। वो होता है हमारा एक इरेक्ट या ऑप्टिमल पोस्चर। ठीक, अब उस ऑप्टिमल पोस्चर थे जरा सा भी इधर, जरा सा चलो है, मान लिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम वी आर नॉट परफेक्ट, हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा डिफॉर्मिटी है, मतलब ज्यादा इधर उधर है और क्रॉनिक है दूसरी बात, तो फिर हम उसको डिफॉर्मिटी में काउंट कर लेते हैं, उसको हम डेविएशन में काउंट करेंगे और उसको करेक्शन की जरूरत है ना। अब क्या होता है कि हम पोस्चर को किस किस तरह से एनालाइज करते हैं, व्यूज में एनालाइज करते हैं, जैसे कि एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, मतलब सामने से देख रहे हो या पीछे से एनालाइज कर रहे हो या साइड से एनालाइज कर रहे हो। ये तीनों ही व्यूज बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आप एक व्यू में ना कभी भी पूरी की पूरी डिफॉर्मिटी को चेक नहीं कर सकते, है ना। साइड से अलग तरह की डिफॉर्मिटीज पता लगेंगी, पीछे से अलग पता लगेगी, सामने से अलग पता लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताऊं, और देखते चलना कि हम किसी भी पेशेंट को कैसे एनालाइज करते हैं पोस्चर को। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सामने से ऊपर से शुरू हो जाओ। ठीक है, या तो ऊपर से या नीचे से एक सिरा पकड़ लो। अब मैंने सामने वाले बंदे का हेड लिया, ठीक है, हेड में तुम देखोगे कि हेड का डेविएशन है क्या, ऊपर से शुरू हो। फिर उसके बाद आईज, लेटरल स्क्विंट, आईज का डेविएशन है क्या, ये सब चीज चेक करोगे, है ना। तुम उसके बाद देखोगे नोज का डेविएशन है क्या, फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो बराबर है, फेशियल जो तुम्हारी मसल्स हैं वो बराबर है कि नहीं, माउथ के डेविएशन तो नहीं है, ये चीज चेक करोगे, क्योंकि बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी भी हम जो है चेक करते हैं, है ना। ईयर्स के लेवल बराबर है कि नहीं है। इसके बाद हेड हो गया, अब तुम नेक पे आ जाओ, नेक की डेविएशन है, टॉर्टिकोलिस, राइट नेक तो नहीं है, ये चीज चेक करोगे। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा शोल्डर, ऊपर से चलते चलना है, शोल्डर्स के लेवल बराबर तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया, तुम ये भी चेक करते हो लैरिंग्स फेरिंग्स का लेवल, ठीक है, एडम्स एप्पल को चेक करोगे, एक तरफ का डेविएशन तो नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारा आ जाता है चेस्ट एक्सपेंशन एंड चेस्ट मेजरमेंट, क्लेविकल के लेवल भी तुमने देखे। फिर उसके बाद तुमने क्या किया, निपल लेवल देखा। फिर उसके बाद तुमने देखा कि जो तुम्हारी चेस्ट है वो दोनों तरफ इक्वली एक्सपैंड कर रही है इनहेलेशन पे या नहीं, मतलब अपोजिट मूवमेंट तो नहीं हो रहा, और साथ ही साथ मसल्स जो हैं दोनों बराबर है कि नहीं, मेजरमेंट्स बराबर है कि नहीं, ये चीज देखोगे। एब्डोमिनल मसल्स की डेविएशंस देखोगे, है ना, स्टमक की, या अगर एक तरफ को ज्यादा तुम्हें बल्ज्ड दिख रहा है, हर्निएशन हो सकती है उस चीज में, ये चीज तुम एनालाइज करोगे। फिर उसके बाद तुम पेल्विक लेवल पे आ जाओगे कि लेफ्ट और राइट साइड की इंक्लिनेशन ज्यादा तो नहीं है, डेविएशन तो नहीं है, स्टूप ऐसे टिल्टेड खड़ा हो रहा है क्या पेशेंट। तुम्हारे एल्बोस को चेक करोगे, ठीक है, एल्बोस का लेवल, वेल्गस वेरस चेक करोगे, रिस्ट के लेवल को चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे कॉक्सा वेरा, कॉक्सा वेल्गा, ये सारी चीजें देखोगे, जीनू वेरम, जीनू वेल्गम देखोगे। एंकल में भी तुम उस पर आ जाओगे, पेस प्लेनस, पेस इक्विनोवेरस वगैरह सब चीजें चेक करते हो, ठीक है। अब ये तो एंटीरियर की बात थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर में क्या क्या देखोगे, हेड लेवल ऑब्वियसली तुम पोस्टीरियर में भी चेक कर सकते हो, नेक का लेवल चेक कर सकते हो। साथ ही साथ पोस्टीरियर में तुम क्या देखोगे, स्पेंगस डिफॉर्मिटी शोल्डर की, कि स्कैपुला के लेवल जो है तुम्हारे ऊपर नीचे तो नहीं है, एक स्कैपुला ऊपर है एक स्कैपुला नीचे, उसको चेक करोगे। विंगिंग ऑफ स्कैपुला को चेक करते हो तुम पोस्टीरियर में, है ना। साथ ही साथ तुम्हारी जो स्कोलियोसिस है, तुम्हारा स्पाइन का कर्व, उसको चेक करते हो तुम पोस्टीरियर में। उसके बाद तुम्हारी बैक मसल्स की जो है गर्थ वगैरह, उसकी इक्वालिटी को चेक करते हो कि बराबर है दोनों की नहीं है। अब पोस्टीरियर में एक बहुत ही मेन चीज आ जाती है एनालाइज करने वाली, दैट इज योर ग्लूटियल फोल्ड्स, मतलब कि आपके दोनों ग्लूटियल मसल्स की जो गर्थ है वो सेम है कि नहीं है, बल्क उनका इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर एक की वीकनेस है तो मतलब कि फिर तुम उसके बाद उस पर वर्क करोगे, है ना, टिल्टेड रहेगा, उसकी गेट में डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी, ग्लूटियल मसल्स की वीकनेस है तो उसको चेक करोगे तुम। साथ ही साथ इसके बाद तुम क्या करोगे, काफ मसल पे आ जाओगे, काफ मसल को चेक करोगे, है ना। एंकल्स, हील तुम्हारी बराबर है कि नहीं है, उसको चेक करते हो, एकदम जो बीच का गैप है फुट में वो आ रहा है कि नहीं, उस चीज को चेक करते हो। अब ये तो बात हो गई पोस्टीरियर की। अब आ जाते हैं हम लेटरल पे। लेटरल में क्या है, फॉरवर्ड नेक पोस्चर को चेक करोगे, स्लाउट पोस्चर को चेक करोगे, स्टूपिंग को चेक करोगे, है ना। बैकवर्ड डेविएशन तो नहीं है, उसको भी चेक करते हो। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सारी चीजें तुम स्पाइन में चेक करते हो, है ना। काइफोसिस, लॉर्डोसिस अब तुमने देख लिया। इसके बाद भी एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रंक का डेविएशन भी देखोगे, ठीक है। फिर पेल्विक का देखोगे, एंटीरियर इंक्लिनेशन, पोस्टीरियर इंक्लिनेशन तो नहीं है, डेविएशन है कि नहीं, लर्ज्ड बैकवर्ड पोस्चर तो नहीं है, मतलब कि ऐसे बटक्स को उठा के तो नहीं खड़ा हो रहा है पेशेंट,
ठीक है, टो पे नहीं खड़ा हो रहा, टो स्टैंडिंग तो नहीं है, ये चीज चेक करोगे। जीनो रिकर्वेटम को चेक करोगे तुम, तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा तुम पेशेंट को तुमने एक एक जॉइंट, एक एक पार्ट को एनालाइज कर लिया। ठीक है, अब तुम पता लगा सकते हो कि हाँ इस बंदे को क्या क्या पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर पोस्चर। ठीक है, सेम वे स्टैंडिंग, सिटिंग में क्या है, सिटिंग में अपन एक चीज नोटिस करते हैं कि पहली बात तो जब भी तुम सिटिंग पोस्चर को एनालाइज करोगे तुम कभी भी चेयर पे बिठा के नहीं करते, चेयर पे या बेड पे काउच पे नहीं करते अपन, हमेशा स्टूल पे बिठाओ। और स्टूल का लेवल क्या होना चाहिए कि एंकल्स फुट जो है एकदम बराबर प्लेस्ड है, नी 90 पे आ रहा है, अब तुम एनालाइज कर सकते हो। और एल्बोज जो है हैंड्स हैंगिंग डाउन। ठीक है, अब एनालाइज करोगे तुम सिटिंग पोस्चर को। अब उसमें क्या क्या, रिलैक्स सिटिंग देखोगे, स्लाउज्ड स्टूप्ड पोस्चर देखोगे। इसमें भी तुम तीनों व्यूज से करोगे, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। ठीक है, आगे से देखोगे, अब तुम पेल्विक उसके लेवल्स देखोगे, ग्लूटियल लेवल्स देखोगे कि बराबर तो बैठ रहा है कि नहीं, ऐसे स्टूप एक साइड होके तो नहीं बैठ रहा है डेविएट होके, या ऐसे बैठ रहा है, किस तरह का उसका सिटिंग पोस्चर, ये सारी चीजें तुम एनालाइज करते हो। ठीक है, इसके बाद अपन दो चीजें और एनालाइज करते हैं, 2-3 चीजें, दैट इज योर रनिंग पोस्चर, योर स्टैंडिंग वॉकिंग पोस्चर, योर स्टेयर क्लाइंबिंग पोस्चर। तो पोस्चरल एनालिसिस हर अलग अलग एक्टिविटी में अलग होता है। ठीक है, पोस्चरल बायोमैकेनिक्स जो है वो अलग अलग एक्टिविटी के लिए होती है। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको क्या करना है, घर में किसी भी XYZ किसी भी एक इंसान को पकड़ो, उसको बोलो सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है, और आप लोग क्या करो, एक चार्ट बनाओ, एंटीरियर व्यू लिखो उस पे, पोस्चरल एनालिसिस एंटीरियर व्यू। ठीक है, अब उसमें एक एक जॉइंट पकड़ के उसमें डेविएशन अगर है नहीं है नहीं है नहीं है, ये सारी चीजें लिखते चले जाओ। ठीक है, ऊपर से नीचे तक एंटीरियर पोस्टीरियर का पूरा एनालाइज करो, फिर उसके बाद लेटरल का सारा 3 चार्ट बनाओ पूरे पोस्चरल एनालिसिस के स्टैंडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद यदि आप और अच्छे से करना चाहते हो सिटिंग का भी करो, ये होमवर्क करो और देखो कि क्या आपको पोस्चर एनालाइज करना आ रहा है। क्योंकि अगर आप पोस्चर सही से एनालाइज कर रहे हो, सामने से बंदा आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, आपने देखते बता दिया कि हाँ इसको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो दिक्कत से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी वाली मसल्स उसकी टाइटेंड है, कौन सी वाली वीकेंड होनी चाहिए उस पोस्चर के लिए। ठीक है, मसल्स कौन सी एक्टिव है और डीएक्टिवेटेड है। अब तुमने मसल इम्बैलेंस का पता लगा लिया, क्योंकि अपन ने पोस्चरल स्वे पढ़ा था, है ना, कि पोस्चरल स्वे क्या होता है, इम्बैलेंस, फोर्सेस के इम्बैलेंस की वजह से होता है, डिफॉर्मिटीज उसकी वजह से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो तुमने क्या किया, अब मसल्स के इम्बैलेंस को अगर तुमने करेक्ट कर दिया, ठीक है, जो वीकेंड मसल्स हैं अगर तुमने उसको स्ट्रेंथन कर दिया और जो टाइटेंड मसल्स है उसको रिलीज कर दिया, तो तुम्हारी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कौन सी मसल्स एक्टिव है, कौन सी मसल्स फटीग में है, तुमको उसको कैसे करेक्ट करना है। ये सारी चीजें तुम पता करोगे और फिर धीरे धीरे तुम अपने घर के लोगों को या अपने पेशेंट्स को बहुत इजीली एनालाइज करके, असेस करके और करेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।